अब हम लोग एक और ऐसे प्रोसेस के बारे में जानते हैं जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसको कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस ना। साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो सेम होते हैं, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, है ना। तो इसमें तो इम्पोर्टेंट ये है कि साइक्लिक प्रोसेस it is combination of more than one processes, more than one processes। ठीक। अब ये भी इसमें साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो सेम रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें हमें याद रखने लायक है वो ये है कि इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल स्टेट and final state are same। ठीक, एक तो ये हो गया। अच्छा, चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होते हैं तो इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। तो ये भी कहा जा सकता है सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। ठीक। इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें तो ये लिख देंगे कि डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो होता है और वर्क डन कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम और गैस इन साइक्लिक प्रोसेस is equal to area enclosed in closed cyclic PV कर्व, है ना। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन इसमें जो है वो एरिया से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, है ना, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होता है। तो डेल्टा यू तो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हीट एनर्जी दिया जाएगा गैस को उतना हम लोग वर्क डन ले सकते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ से ये कहा जा सकता है बाय
फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics all the heat supplied to gas or system will be converted into work done, है ना। मतलब कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट एनर्जी देते हैं तो जितनी एनर्जी देंगे उतना सारा वर्क उससे करवा सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आता है जो कि ये कहता है बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ना। ये कहता है कि इट इज impossible to convert all the heat energy supplied to a system into वर्क, है ना। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल इसको गलत प्रूफ करता है कि जितनी भी हम हीट एनर्जी देंगे वो सारी एनर्जी जो है उसको हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो इफ़िशियंसी है वो 100% हो गई। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम का इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकता है, और इसी कारण से जो फिर जो है किसी साइक्लिक प्रोसेस की इफ़िशियंसी डिफाइन की जाती है ना। सो efficiency of a cyclic process is given by, जैसा कि हम लोग जानते हैं कभी भी इफ़िशियंसी निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इस तरह से इफ़िशियंसी निकाला जाता है ना। तो जो गैस है या कोई हीट इंजन है ना, आप समझते हैं यहाँ पर हम लोग एक हीट इंजन का फिगर बनाते हैं, है ना। सपोज ये अपना सिस्टम है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हीट इंजन है, ठीक। अब हीट इंजन जो है अपना सिस्टम है जो कि गैस पर वर्क करता है ना। उसका सिस्टम जो है वो गैस का है। अब इसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है, सोर्स जिसका टेम्परेचर रख देते हैं TH, हायर टेम्परेचर है, जहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है इस हीट इंजन को, ऐसे, है ना। तो यहाँ से सपोज QH हीट जो है सप्लाई किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब हीट इंजन जो है वो क्या करता है, इसमें से कुछ को ये करता है कि वर्क में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये हो गया वर्क, और बाकी जो है हीट एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इधर जहाँ रिजेक्ट करता है उसको कहा जाता है सिंक। सिंक का टेम्परेचर होता है TL,
है ना। अब थोड़ा समझते हैं कि सोर्स क्या होता है। सोर्स जो है एक्चुअली में हीट एनर्जी का एक रिजर्वायर है ना। सोर्स इट इज रिजर्वायर ऑफ हीट एनर्जी एट हायर टेम्परेचर, है ना। ये हाई टेम्परेचर पर एक बड़ा सा रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब ये हुआ कि इसमें इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी होती है कि थोड़ी सी हीट एनर्जी इसमें से हीट इंजन में चली जाए तो इसका टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। तो टेम्परेचर जो है इसका TH ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। उसी तरह से जो सिंक है ये भी एक रिजर्वायर है, लेकिन ये लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है। इसके पास भी हीट एनर्जी है लेकिन कम एनर्जी है, और इसलिए ये हीट एनर्जी ज़्यादा एक्सेप्ट करता रहता है। तो इसको कहते हैं इट इज़ रिजर्वायर ऑफ हीट एनर्जी एट लोअर टेम्परेचर, है ना। इसका टेम्परेचर जो है TL, इसलिए TL सिंबल दिया गया है, लोअर टेम्परेचर है इसलिए ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये जो सिस्टम है अपना, जो हीट इंजन है, जो कि एक गैस का सिस्टम है, वो सोर्स से हीट एनर्जी QH लेता है और कुछ वर्क करता है, फिर कुछ हीट एनर्जी ये सिंक में रिजेक्ट कर देता है ना। तो इसलिए इसकी जो इफ़िशियंसी आती है, इफ़िशियंसी क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि इफ़िशियंसी जो है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ये जो हीट इंजन है इसमें आउटपुट अपना क्या होगा, तो आउटपुट हम कहेंगे कि हमारे काम की क्या चीज़ है। इसमें हमारे काम की जो चीज़ है ये वर्क डन है। हीट इंजन से हम लोग वर्क करवाते हैं, तो जो भी वर्क आया वो हमारे लिए आउटपुट है। और इनपुट क्या है, जो हमने इनको एनर्जी दी, QH जो है ये है जो हमने एनर्जी दी। इतना ये कह सकते हैं कि इतना हमने खर्च किया एनर्जी और इतना हमने पाया इसमें से। ये जो QL जो हो तो वेस्ट है हमारे लिए। ठीक, तो इस तरह से इफ़िशियंसी को डिफाइन किया जाता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट के जगह पर हम लोग रख सकते हैं वर्क डन, और इनपुट के जगह पर रख सकते हैं QH, है ना। तो यहाँ पर रखते हैं आउटपुट हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रखेंगे QH। तो इसमें अगर देखें एनर्जी कंजर्वेशन से, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो उस हिसाब से होना चाहिए कि QH हीट एनर्जी आया, इसमें से डेल्टा W वर्क हुआ और QL एनर्जी वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा W है इसको हम लोग लिख सकते हैं QH माइनस QL, है ना। जितनी हीट एनर्जी आई इतनी वेस्ट हो गई, बाकी जो है वर्क में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जो हीट इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, तो उसमें अपनी इंटरनल एनर्जी वो नहीं बढ़ाता ना घटाता है, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा W की जगह पर हम लोग रखेंगे QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QH। ठीक, तो इस तरह से जो इफ़िशियंसी है वो आप देखेंगे यहाँ से कि आ गया 1 माइनस QL डिवाइडेड बाई QH। ठीक, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो QL है वो होता है हीट रिजेक्टेड और QH होता है हीट सप्लाइड ना। अब आते हैं कि ये जो हीट इंजन है
इसकी इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए कार्नोट साइंटिस्ट ने एक साइकिल बनाया जो कि मोस्ट इफ़िशियंट साइकिल माना जाता है ना। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्नोट्स साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो है, इसमें कहा जाता है कि ये मोस्ट इफ़िशियंट साइकिल है। इट इज़ मोस्ट इफ़िशियंट साइकिल। इसमें क्या किया जाता है, आप देखेंगे कि हमने एक पीवी डायग्राम बनाया है। तो इसमें जो साइक्लिक प्रोसेस है, यूँ कहें कि हीट इंजन है, वो कुल मिलाकर के 4 प्रोसेसेस पर वर्क करता है ना। ये अगर मान लें पॉइंट ए है, ये बी, सी और डी। तो इसमें से जो प्रोसेस ए बी है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि देखेंगे इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ठीक। वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, लेकिन चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें डेल्टा यू होगा 0, है ना। बस डेल्टा डब्ल्यू आएगा ना, इसमें कुछ वर्क डन आएगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट सप्लाई हो रहा होगा इसमें, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ए बी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा होगा। उसके बाद अब देखेंगे कि एक और प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो है सी डी, है ना। इसमें हम लोग प्रोसेस का डायरेक्शन दिखा देते हैं। पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, सी से डी आएंगे, फिर डी से ए आएंगे। तो जो प्रोसेस ए बी है वो आइसोथर्मल है, और जो प्रोसेस सी डी है वो भी आइसोथर्मल है, लेकिन उसमें कंप्रेशन हो रहा है। तो इसको कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। तो ये जो प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इसमें भी डेल्टा यू 0 होगा, लेकिन इसमें भी वर्क डन आएगा, है ना। इसमें कुछ वर्क डन आएगा। चूंकि वर्क डन निगेटिव है, तो इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ए बी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा है ना, और जो सी डी प्रोसेस है उसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हीट इज सप्लाइड इन द प्रोसेस ए बी ना, इधर लिख लेते हैं हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम only in process AB, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यूज़ किया जाए, है ना, जो ए बी प्रोसेस है, इसमें देखेंगे कि जो डेल्टा यू है वो 0 है, डेल्टा डब्ल्यू कुछ है ना। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करेंगे तो इसमें ये आएगा कि जो डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू एच। जो हीट सप्लाई हमने पढ़ा था अभी हीट इंजन में क्यू एच, वो क्यू एच है यहाँ पर। ये जो है ये डेल्टा डब्ल्यू ए वी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक चूँकि हीट सप्लाई हो रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर टी एच पर होगा। जो कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पर वो टी एच टेम्परेचर होगा, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो सी पर जो टेम्परेचर होगा उसको टी एल कहेंगे, जो डी पर होगा उसको भी टी एल कहेंगे।
यहाँ से मतलब A से B तक टेम्परेचर कांस्टेंट है TH, और फिर C से D तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो है TL। ठीक है, तो इस AB प्रोसेस में अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करें तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कैलकुलेट किया था nRTH रखेंगे यहाँ पर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, log V2/V1 होता है ना, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम होगा VV और इनिशियल वॉल्यूम होगा VA। तो यहाँ रखेंगे VV डिवाइडेड बाई VA। उसी तरह से जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो CD प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है, तो इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि देखेंगे डेल्टा U 0 है, वर्क डन निगेटिव है। तो वर्क डन निगेटिव होने का मतलब तो ये हुआ कि हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि हीट इज rejected in the process CD, है ना। तो अगर उसको हम लोग कहेंगे कि डेल्टा Q हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे QL। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था हीट इंजन में कि जो हीट रिजेक्ट होता है उसको हमने QL लिखा था वहाँ पर, तो इसको QL लिखेंगे। और ये जो QL है ये भी वर्क डन इन प्रोसेस CD के इक्वल होगा। इक्वल इसलिए होगा, है ना, इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इस प्रोसेस में डेल्टा U 0 है, तो डेल्टा Q वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चूंकि हम लोग पहले ही करें कि हीट रिजेक्टेड है, इसलिए हीट रिजेक्टेड का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो चूंकि वर्क डन निगेटिव है तो एक माइनस साइन लगाएंगे आगे, जिससे कि हीट रिजेक्टेड का जस्ट मैग्नीट्यूड आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। तो माइनस लिखेंगे NR इंटू TL इंटू लॉग फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल होगा VD और इनिशियल होगा VC। तो यहाँ लिखेंगे VD डिवाइडेड बाई VC, है ना, ये आ गया। तो हमने ये दो प्रोसेस को पढ़ लिया कि AB जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसमें हीट सप्लाई हो रहा है। CD जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है। बाकी जो दो प्रोसेसेज हैं BC क्या है? यह है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो चूंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसमें तो हीट सप्लाई भी नहीं होगा, रिजेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए इस प्रोसेस में डेल्टा Q 0 है। और जो प्रोसेस DA है, DA प्रोसेस है, इसको कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। चूंकि ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा Q 0 है ना। AB में डेल्टा Q पॉजिटिव है, जिसको अभी हमने QH कहा, और CD में डेल्टा Q निगेटिव था, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो QL कहेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हमने हर प्रोसेस में कह सकते हैं कि हीट कैलकुलेट कर लिया। तो चूंकि अब अपने पास QH भी निकल गया और QL भी निकल गया, है ना। QL को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे nRTL इंटू लॉग VC बाई VD, है ना। अच्छा, अब एक हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस BC है, BC में हम लोग यहाँ पर जो B पर जो वॉल्यूम है और जो C पर वॉल्यूम है, अगर उनको रिलेट करना हो तो प्रोसेस इक्वेशन हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक हो जाएगा TH इंटू VV पावर गामा -1
इज इक्वल टू TL इंटू VC पावर गामा माइनस 1। ये रिलेट करेंगे इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन BC, है ना। जो BC प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच में अगर हमें दोनों को रिलेट करना हो, दोनों पैरामीटर्स को दो जगह के, तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोसेस इक्वेशन यूज करना चाहिए। तो प्रोसेस इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है TB पावर गामा माइनस 1। तो B पर टेम्परेचर रखेंगे TH और वॉल्यूम रखेंगे VB। तो यहाँ पर प्रोसेस का इक्वेशन लिखेंगे TH VB पावर गामा माइनस 1 और C पर टेम्परेचर है TL और यहाँ वॉल्यूम रखेंगे VC, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे TL इंटू VC पावर गामा माइनस 1। चूँकि एक ही प्रोसेस है तो C का वैल्यू इक्वल रखेंगे, तो आएगा TH VB पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TL इंटू VC पावर गामा माइनस 1। उसी तरह से ये जो प्रोसेस है DA, इस प्रोसेस में भी यहाँ के पैरामीटर्स और यहाँ के पैरामीटर्स को रिलेट करना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर TH है और वॉल्यूम VA है, यहाँ पर टेम्परेचर TL है और वॉल्यूम VD है। तो इनको भी हम लोग रिलेट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन से। तो यहाँ पर लिखेंगे TH इंटू VA पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TL इंटू VD पावर गामा माइनस 1 इन प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन DA। तो इस DA प्रोसेस में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को इस तरह से रिलेट कर दिया। अब अपने पास कर सकते हैं कि ये दो इक्वेशन है ना। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखेंगे कि TH TH कैंसिल, यहाँ TL TL कैंसिल, तो क्या होगा VB बाई VA पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VC बाई VD पावर गामा माइनस 1। ये हो गया, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन ये आया कि VB बाई VA इज इक्वल टू VC बाई VD, ये एक रिलेशन आया। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो हमने QH निकाला है यहाँ पर, है ना, ये जो QH का फॉर्मूला है इसमें आया है log VB बाई VA, है ना, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है VB बाई VA। ठीक, और जो QL का वैल्यू है ना, ये QL है, तो QL के वैल्यू में जो रिलेशन है वो उसमें आया है VC बाई VD, जो कि यहाँ पर VC बाई VD है। तो VB बाई VA और VC बाई VD ये दोनों इक्वल हैं, है ना। अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो QH बाई QL निकालेंगे तो log वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि QH डिवाइडेड बाई QL इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि जब इनको डिवाइड करेंगे QH बाई QL, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, और जब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो log वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर NR और NR भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा TH और नीचे रह जाएगा TL, है ना, TH डिवाइडेड बाई TL। ठीक है, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, QH बाई QL जो होता है वो TH बाई TL के इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन नीटा इज इक्वल टू
हमने कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू आया था 1 माइनस QL बाई QH, है ना। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि जो इफ़िशियंसी है वो आया है 1 माइनस QL बाई QH, ठीक। तो अगर ऐसा कहें कि QL बाई QH का जो वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ से रख दें, जो साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट का जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें हमने डिराइव किया है, यहाँ पर QH बाई QL TH बाई TL आया है, तो QL बाई QH TL बाई TH हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये होगा TL डिवाइडेड बाई TH, है ना। तो ये जो है किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी हो गई, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक। तो जैसा कि अभी हमने हीट इंजन पढ़ा, वैसे ही रेफ्रिजरेटर को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट इंजन का जो वर्किंग होता है उसका जस्ट रिवर्स इसका वर्किंग होता है। तो ये कहा जा सकता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर is just reverse of working of heat engine, है ना। अब रिवर्स क्या होता है इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, है ना। वो ये होता है कि इंजन का काम होता है कि हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेता है, हायर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है वहाँ से एनर्जी लेता है, और लोअर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है सिंक, उसमें एनर्जी रिजेक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, ये लोअर ऑब्जेक्ट का जो रिजर्वायर है, लोअर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है वहाँ से एनर्जी लेता है और हायर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है उसमें फेंकता है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, वो जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसको और ठंडा करता रहता है, मतलब उसमें से हीट निकालता रहता है। तो ये जो है अपना मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर है ना, ये हो गया रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या करता है कि ऐसे सोर्स से हीट एनर्जी लेता है जो कि लोअर टेम्परेचर पर है, सोर्स ये है लोअर टेम्परेचर पर, और जो सिंक है वो हायर टेम्परेचर पर होता है, ठीक। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि सोर्स से हीट एनर्जी लेता है, उसको QL कह सकते हैं, और सिंक में रिजेक्ट करता है, उसको हम लोग QH कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो है चूंकि प्रोसेस उल्टा है तो इस पर हमें वर्क करना पड़ता है, इस पर बाहर से रेफ्रिजरेटर पर वर्क करना पड़ता है। हीट इंजन क्या करता था, वो खुद वर्क करता था क्योंकि उसको एनर्जी सप्लाई की जाती थी, है ना। यहाँ पर वर्क करेंगे तब क्या करता है, ये ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट निकालता है और जो गर्म एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, वहाँ पर ये जा करके हीट को फेंकता है ना। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो सिस्टम में एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जा रहा है, और इसलिए इसमें हमें वर्क करना पड़ता है ना। तो जो सोर्स है ये है, कह सकते हैं कि रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, मतलब ये एनर्जी का रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर
कम है, ठीक है। और यहाँ पर जो TL है ये कांस्टेंट रहता है। उसी तरह से सिंक क्या है, ये भी एक रिजर्वायर है एनर्जी का, रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, है ना। तो इसमें भी जो टेम्परेचर है TH हायर टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो नेचर के हिसाब से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट उल्टा चल रहा है ना, इसलिए हमें इस पर वर्क करना पड़ रहा है। तो हम लोग ऐसा इसमें कह सकते हैं कि हीट एनर्जी और हीट इंजन क्या काम क्या था, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स एट हायर टेम्परेचर, performs some work and rejects some energy to sink at lower temperature। तो ये हो गया हीट इंजन का प्रिंसिपल। जबकि रेफ्रिजरेटर का लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर जो है अगर उसका बताएंगे, है ना, तो ये कह सकते हैं इट टेक्स हीट एनर्जी फ्रॉम सोर्स एट लोअर टेम्परेचर and rejects to the sink at higher temperature, so work has to be performed on it, है ना। बाहर से इस पर वर्क करना पड़ता है क्योंकि जो हीट फ्लो है वो उल्टा हो रहा है नेचर के, मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हीट इंजन में हमने इफिशियंसी डिफाइन किया था और रेफ्रिजरेटर में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, है ना। तो इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। हालांकि ये जो है ये भी हमारे लिए इफिशियंसी ही है, इसको हम लोग सिंबल देंगे के, है ना। और इसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो यही है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेटर के केस में इनपुट क्या है, तो इनपुट वो है जो हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, ये है इनपुट। जबकि आउटपुट क्या है, रेफ्रिजरेटर से हम लोग क्या काम लेते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडे ऑब्जेक्ट को ठंडा कर रहा होता है, यानी जो सोर्स है उससे एनर्जी ले रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी उनमें से एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे लिए आउटपुट वही है, वही बढ़िया जो है वो रेफ्रिजरेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा जो ज़्यादा हीट एनर्जी निकाल रहा होगा ठंडे ऑब्जेक्ट से। यानी जो QL है वो हमारे लिए आउटपुट है ना। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसको हम लोग लिख सकते हैं, आउटपुट हो गया QL और जो इनपुट हो गया वो हो गया वर्क डन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हो गया यहाँ पर QH
डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू, क्यू एच डिवाइडेड बाई एनर्जी कंजर्वेशन से जो डेल्टा डब्ल्यू है इसको हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इसमें जो क्यू एच है उसकी जगह पर क्यू एल होना चाहिए, है ना। तो इसको लिखेंगे क्यू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो क्यू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यू एच माइनस क्यू एल, एनर्जी कंजर्वेशन से कि टोटल क्यू एल एनर्जी आया था उसमें हमने डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया और फाइनली जो हीट सराउंडिंग में गया वो गया क्यू एच। तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू आप देखेंगे तो ये होगा क्यू एच माइनस क्यू एल, क्योंकि ये भी साइक्लिक प्रोसेस पर वर्क करता है। तो डेल्टा यू जो है इस प्रोसेस में भी 0 है, इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो K इज इक्वल टू, ये देखेंगे ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो जाएगा क्यू एच बाई क्यू एल माइनस 1, है ना। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम लोग फिर से लिखते हैं एक बार, इसको लिखेंगे क्यू एच बाई क्यू एल माइनस 1, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी याद करने के लिए अच्छा है, ठीक। तो थोड़ा देर पहले हमने जो कार्नोट साइकिल से जो एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि क्यू एच बाई क्यू एल जो था वो आया था अपना टी एच बाई टी एल। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्यू एच का वैल्यू रखेंगे टी एच बाई टी एल माइनस 1, तो k को ऐसे भी लिखा जा सकता है टी एल बाई टी एच माइनस टी एल। ये भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, ठीक। तो अगर हम इफ़िशियंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इफ़िशियंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि हम लोग लिख सकते हैं टी एच बाई टी एल माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई के। तो टी एच बाई टी एल जो होगा 1 बाई के प्लस 1, यानी के प्लस 1 बाई के, ठीक, ये हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ ये था इफ़िशियंसी जो आया था वो अपना था 1 माइनस टी एल बाई टी एच। तो अगर यहाँ पर टी एल बाई टी एच का वैल्यू इसमें से निकाल करके रख देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा के डिवाइडेड बाई के प्लस 1, यानी 1 बाई के प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से जो फाइनल रिलेशन आया वो हो गया इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी में एक रिलेशन आ गया। तो एक एग्जांपल करते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल है एन आइडियल गैस is taken through a cyclic process in 4 steps. In 4 steps, the amount of heat involved in 4 processes or 4 steps are
Q1 is equal to 5960 joule, Q2 is equal to minus 5585 joule, Q3 is equal to minus 2980 joule, and Q4 is equal to 3645 joule respectively. The corresponding work done are W1 is equal to 2200 joule, W2 is equal to minus 825 joule, W3 is equal to minus 1100 joule, and W4 respectively. Find W4 and efficiency of साइकिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ज़ीरो, है ना। अगर डेल्टा यू ज़ीरो होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल हीट है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क डन्स के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर इनकी वैल्यू रखें, Q1 का वैल्यू है 5960, Q2 है 5585, Q3 है -2980 और Q4 है 3645 इज इक्वल टू जो वर्क डन है इनकी वैल्यू रखेंगे 2200 माइनस 825 माइनस 1100 प्लस W4। ठीक, तो यहाँ से जो W4 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 765 जूल। ये W4 हो गया। उसके बाद अगर हमें इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना हो तो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना होता है तो हम रखते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, है ना। वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। तो जब वर्क डन निकालना हो तो हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे, यानी कि सारे वर्क डन ऐड करेंगे, ठीक है। जबकि हीट सप्लाइड का मतलब हुआ जो पॉजिटिव हीट है, इसमें क्वेश्चन में जो पॉजिटिव हीट दिया गया होगा। निगेटिव हीट का मतलब ये हीट रिजेक्टेड है जो कि QL हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव हीट है एक तो Q1 और एक Q4। तो यहाँ पर रखेंगे Q1 प्लस Q4। तो अगर इनकी वैल्यू रखें तो कुल मिला करके यह आएगा W1 प्लस, यहाँ पर देखेंगे W1, ये W2, W3 और ये W4 था, है ना। तो सारे वर्क डन को अगर हम लोग जोड़ें तो ऊपर आएगा करीब करीब 275 प्लस 765 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड पॉजिटिव वाला जोड़ेंगे सिर्फ 5960, एक तो ये वाला और एक ये 3645, है ना, प्लस 3645।
तो ये कुल मिलाकर के आया 0.1082, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी बताना हो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह सकते हैं 10.82% इफ़िशियंसी होगी इस साइक्लिक प्रोसेस की। एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल है एक कार्नोट साइकिल वर्क्स as a refrigerator in between temperatures 250 Kelvin and 300 Kelvin if it acquires 750 calorie heat from source of low temperature, then what is the heat generated at higher temperature, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीज है, जो रेफ्रिजरेटर है, वो लोअर टेम्परेचर से यानी कि 250 कैलोरी वाला जो रिजर्वायर है यहाँ से एनर्जी लेता है और हायर टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन वाले को एनर्जी रिजेक्ट करता है। इसके लिए हमें जो है कुछ वर्क करना पड़ता है। यहाँ से आएगा QL, ये होता है QH, और हमें इस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो हम लोग लिखते हैं QL बाई QH माइनस QL, ये होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं TL बाई TH माइनस TL, ठीक है। तो QL इस क्वेश्चन में दिया गया है 750, QH हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है, ये हो गया 750, और जो TL है ये है 250, TH का वैल्यू हो जाएगा 300 माइनस 250, तो ये देखेंगे कि आ जाएगा 5, है ना। यानी अगर इनको सिंप्लीफाई करें 750 बाई 5 इज इक्वल टू Q माइनस 750, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 150, तो ये है इसमें QH। तो QH का जो वैल्यू होगा वो होगा 150 प्लस 750 यानी 900 कैलोरी। तो हाई टेम्परेचर वाला जो रिजर्वायर है उसमें 900 कैलोरी की एनर्जी जो है वो रिजेक्ट होगी।